मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ा था हमने कल? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कहाँ से आया? जिंक और सल्फेट को आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट। इसको आप व्हाइट विट्रियोल भी बोल सकते हो, है ना। फिर मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया? 287.54। ठीक है, फिर इसका हो गया कि आपका एक सोर्स हो गया मिनरल का सोर्स। ठीक है, दूसरा होगा कि जब आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हो? सिंथेसाइज कराते हो, सिंथेसिस करते हो, तो उसके वजह से आपको क्या मिल जाता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि इसमें परसेंटेज होगी जिंक सल्फेट की 55.6 टू लेके 61%। अब ये जो है ये किसके इक्वल है? ना परसेंटेज हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट के इक्वल है। अगर आपके पास इतना जिंक सल्फेट है और इतना हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो प्रिपेयर करने का देखो दो तरीका है। देखो पहले में क्या था कि फ्रॉम ओर, इसमें क्या होता है ना कि पहले हम जिंक सल्फाइड में चेंज करते हैं तब जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, और जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं और जिंक सल्फेट मिल जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमने लिया क्या? फ्रॉम ओर मतलब जिंक ब्लेंड और जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसको क्या करते हैं? हम रोस्ट करते हैं, ये आपका ऑक्साइड फॉर्म में आता है। ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद उसको तब जाके H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा। रिएक्शन देखो, जिंक सल्फाइड लिया हमने, फिर क्या लिया? ऑक्साइड लिया। अब दोनों को ट्रीट करवाया तो क्या बनाइए? जिंक ऑक्साइड और सल्फेट। फिर आप जाके इसको लाया यहाँ पे, आप इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहा है, तब ये बना रहा है क्या? आपका जिंक सल्फेट। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या है कि डायरेक्टली जिंक लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लो, तो ये बन गया आपका जिंक सल्फेट, ये आपका वाटर और ये आपका सल्फेट प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, क्लियर? अब है कि केमिकल रिएक्शन, इसमें हाइड्रोलिसिस हो। तो अब हाइड्रोलिसिस हो गया तो इसलिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? आपका वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब वो है यहाँ पे विद Na2S मतलब कि सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अब सोडियम सल्फाइड के साथ अगर करवाओगे तो जिंक सल्फेट ले लो, सोडियम सल्फाइड ले लो, ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फाइड, जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा। कैसा? व्हाइट कलर का। ठीक है, अब आ जाओ कि ये बोल रहा है कि पोटासियम फेरोसाइनाइड के साथ हम रिएक्ट करवाएं। ठीक है, ठीक है, करवा लो। तो जिंक सल्फेट लिया, ले लिया, पोटासियम फेरोसाइनाइड ले लिया। ठीक है, उसके बाद दोनों को रिएक्ट करवा दिए। दोनों को रिएक्ट करवाओ तो क्या बनाएगा? पोटासियम आ गया और इसमें आ जाएगा जिंक। तो उसका पोटासियम, इसका पोटासियम और इसका जिंक सल्फेट तीनों कंबाइन मिलकर क्या बन गया? लिया पोटासियम जिंक फेरोसाइनाइड। और बच क्या गया सिर्फ आपके पास? अब हो गया वो। अब चलो रोस्टिंग के, ये रोस्टिंग के हिसाब से करता है। तो ये हो गया आपका किसके साथ? जिंक ऑक्साइड के साथ और कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ। ठीक है, दोनों को आपस में मिलाया, जैसे कि आएगा वो कलर मतलब जो होगा वो क्या होगा? ग्रीन कलर। क्या लिया इसने? जिंक लिया, जिंक ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया? आपका क्या लिया है? कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, कोबाल्ट COR मतलब कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट लिया, दोनों को जब रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा? कोबाल्ट तो है ही, अब यहाँ पे जिंक भी आ गया और ऑक्साइड भी आ गया, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बच क्या गया आपके पास? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने नाइट्रोजन है और ऑक्साइड कितने हैं? डाइऑक्साइड। और क्या बनाएगा वो? प्रेसिपिटेट बनाएगा। लास्ट में क्या है आपका? ऑक्सीजन है, वो भी क्या बनाएगा? क्या क्या करेगा ऑक्सीजन? वहां पे फ्री हो जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन आएगा वो गैस के फॉर्म में है। क्या हुआ? इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका NO2 का। ठीक है, उसके बाद ये उसका हो गया प्रॉपर्टीज, मतलब कि कोई कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, आपका ग्रेनुलर पाउडर होता है। ठीक है, ओडर में कोई ओडर नहीं होता, टेस्ट में एस्ट्रिंजेंट और मेटेलिक नेचर का होगा। फिर है सोल्यूबिलिटी, वाटर में हाईली सोल्यूबल और अल्कोहल में इनसोल्यूबल। स्टेबिलिटी में क्या आ गया? एफ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर। एफ्लोरेसेंस का मतलब एफ्लोरेसेंस क्या होता है? जो मॉइस्चर को देख लो तो मैं आपका हो गया एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक। तो 0.1 से लेके 0.5% तक आप इसका यूज
कर सकते हैं। कैसे, किस में? तो ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब जो भी आँख कान से रिलेटेड हो गया सारे क्या हो गए? ऑप्थेल्मिक, ठीक है। तो इसको, लेकिन साथ में क्या लेना है आपको? बोरिक एसिड। तो आप आई ड्रॉप के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर कहता है कि गायनेकोलॉजी, तो देखो क्या होता है ना कि प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है, उनके जैसे कि डिलीवरी वगैरह हो तो क्या होता है कि यूट्रस जो होता है या फिर वेजाइना होता है उसको क्या करते हैं? क्लीन करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन ये कौन यूज करेगा? गायनेकोलॉजिस्ट जो, ठीक है। फिर आया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या आएगा कि बाउंड हीलिंग, जैसे कि मान लो कि ऐसे अल्सर वगैरह हो गया मुंह में, है ना, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब है डर्मेटोलॉजिकल यूज, जैसे कि देखो उसके चेहरे पे देखो, है ना, डर्मेटोलॉजी जहाँ पे भी डर्मा टर्म आया मतलब वहाँ पे इससे रिलेटेड। तो ये आपके जैसे कि हो गए एक्नी के लिए, डेंड्रफ के लिए, पॉइजनिंग के लिए, ल्यूपस, मेटोसस के लिए, और डिओड्रेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होता है इसको ये कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को होता है तो मतलब आप वो क्या लेने की जरूरत है? जिंक सल्फेट। क्या उसके बाद है आपका क्रोनिक डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो लंबे टाइम के लिए आपको हो, ठीक है। जैसे कि आता है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, ये वाली चीज क्या होता है ना, हड्डी वगैरह जो होता है जकड़ जाता है, एकदम से मुड़ जाता है, ठीक है। कई बार देखोगे किसी किसी का हाथ का हड्डी, किसी के पैर का हड्डी, किसी ऐसे एकदम से मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो उसको उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक डिजीज होता है ये, ठीक है। आपका जो ये बोन्स है वो किस तरीके से मुड़ जाता है, ठीक। अब ये है आपका क्या? एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका, ठीक है। ये जो आपका केस होता है, देखोगे कभी किसी को यहाँ डार्क हो गया, किसी को कहीं डार्क हो गया, इस कंडीशन को हम ये कहते हैं, ठीक है। तो भी इस तरीके की चीजें हो समझना, ये डिजीज है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल नहीं है वो, ठीक है। अब है लास्ट एमेटिक। अब हमने पॉइजन में इसको पढ़ा ही था, है ना, तो इसलिए आप इसको वॉमिटिंग मतलब वॉमिटिंग करवाने के लिए भी आप इसका यूज, क्लियर है। अब आज का टॉपिक क्या था हमारा? पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम देखो तरीके का दिखता है। अब इसका जो आप अदर नेम आप इसको बोल सकते हो, वो मतलब पोटास एलम से पोटास हटा दो, एलम भी बोल सकते, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है ना। फिर तुम लोग जानते होगे, हाँ, क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होता है? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? 474.4। इस डबल सॉल्ट कंटेनिंग, मतलब इसके पास क्या होता है? डबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? और मोर ऑफ पोटास एलम, और भी ज्यादा हो सकता है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। अब है इसको कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करो? सिंपल सा बात है, पहले क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम सल्फेट विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे, क्या? अब देखो पोटासियम से पोटास मिल जाएगा, एल्यूमिनियम से एलम मिल जाएगा, तो बन जाएगा ना पोटास एलम, ठीक है। तो ये हो गया कि दोनों को चलो इसका हॉट सॉल्यूशन ले लिया और इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, आपस में मिक्स करने के बाद व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स कंसंट्रेटेड एंड कूल, जब सॉल्यूशन आपका क्या होगा? कंसंट्रेट हो जाएगा और कूल डाउन हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ पोटास एलम आर फॉर्म। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल आपके कुछ क्या तरीके के, ऑक्टा का मतलब क्या होता है? तरीके का क्रिस्टल इसमें उतने कोने इसमें होंगे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब है इसमें रिएक्शन, वही रिएक्शन जो आपने ऊपर पढ़ा था, क्या? पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों को मिलाया, साथ में क्या लिया? वाटर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका? पोटास, ठीक है। मैंने तो पहले ही बोला था, इसका पोटास, इसका एल्यूम। अब है तो क्रिस्टलाइजेशन यील्ड्स लार्ज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। का कहने का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन जितना स्लो होगा उतना ही उसका ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, क्या? अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि एग्जिस्ट एज कलरलेस ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेन्युलर क्रिस्टल। अभी आपने देखा कि इसका कोई कलर वलर नहीं था, सिर्फ सिंपल सा व्हाइट कलर कलरलेस ये है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। बाद है आपका टेस्ट। टेस्ट इसका कैसा होता है?
कि आप इसको स्ट्रिंजेंट में पढ़ रहे हो, का टेस्ट जो होगा वो स्ट्रिंजेंट होगा। अब है थर्मल प्रॉपर्टी, मतलब कि थर्मल मतलब जहां आएगा वहां हीट, ठीक है, याद रखना जहां भी थर्मल आता है मतलब हीट से रिलेटेड। तो ऑन स्लो हीटिंग, जब आप इसको क्या करते हो, स्लो हीटिंग, जैसे कि बॉईल करते हैं ना किसी चीज को हल्के आंच पे, है ना, तो इट मेल्ट्स इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहता है कि इट मेल्ट्स इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको आप क्या करते हो, हीट करते हो, बॉईल कर रहे होते हो, तो उससे जो वो मतलब कि इसका वाटर निकलेगा उसी में ये क्या हो जाएगा, खुद मेल्ट हो जाएगा, अदर चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहता है कि एनहाइड्रस फॉर्म comes anhydrous by water of crystallization at 200 डिग्री सेल्सियस। जब इसको क्या करोगे 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्रिस्टलाइज करोगे, मतलब हीट कर रहे हो तो बॉईल कर रहे होगे, तो ये क्या करेगा, वाटर को करेगा और एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एनहाइड्रस क्या होता है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी पे आओ, सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में मेडिसिनल यूज पे आओ, तो सबसे पहले इसका मेडिसिनल यूज तो वही होगा क्या, एस्ट्रिंजेंट। जिसमें क्या होता है कि जो है वो आपका श्रिंक हो जाता है और जो मतलब ब्लड वगैरह का जो आपका उसको सेक्रेशन को क्या करता है, ये रोक देता है, कम कर देता है। होता है स्टिप्टिक, स्टिप्टिक मतलब स्टॉप्स ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट सेविंग मिक्स। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी देखोगे पापा वगैरह सेव करते हैं ना, तो वो लग जाता है, उससे ब्लीडिंग मिलता है। ये चीज तुम नॉर्मल देखोगे, जो भी सेविंग करते हैं उनके बॉक्स में एलम जरूर रहता है, फिटकिरी जिसको कहते हैं ना, कि कट जाता है तो वो पटाख से उसको इसलिए अप्लाई करते हैं, लगता होगा ना कि क्यों रगड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि जो वो कट जाता है, अगर कट लग जाता है तो लगाने से क्या होता है कि वो जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, इसीलिए उनके बॉक्स में एलम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि एंटीसेप्टिक एंड गागल्स, तो एंटीसेप्टिक हो गया आपके जो लगाते हैं आप नॉर्मली चोट वगैरह पे, है ना, या फिर गागल जो आपको क्या करते हैं, गरारे जिसे करते हो, है फॉर सोर थ्रोट और माउथ अल्सर, जैसे कि माउथ, जैसे कि थ्रोट में आपका क्या हो गया हो, और हो गया होगा, मतलब वही चीजें हो गई, ठीक है। और जैसे माउथ अल्सर, ये जो आपको जैसे मुंह आ जाता है ना, अगर तरीके के लिए आप इसको आई लोशन, क्या, क्योंकि माइल्ड एस्ट्रिंजेंट होता है इसीलिए इसको आप आई लोशन में भी कर सकते हो। डिओड्रेंट एंड एक्नी ट्रीटमेंट, डिओड्रेंट में भी यूज कर सकते हो और एक्नी के ट्रीटमेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कहते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज, अब इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है, ठीक है, क्या होगा कि वाटर, अगर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। मॉडरेंट इन डाइंग एंड टेक्सटाइल्स, देखो जब कपड़े वगैरह का डाई होता है ना, तो कलर चढ़ाते हैं जिसको हम डाइंग, टेक्सटाइल्स वगैरह, तो उनको उनके उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। कहाँ, इंडस्ट्रियल में, ठीक है। लेदर टैनिंग, अब देखो लेदर में जो टैन वगैरह पड़ जाता है, लेदर क्या होता है ना, में जो टैन वगैरह आ जाता है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर कहता है पेपर इंडस्ट्री, मतलब कि तो हम साइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री क्या हुआ, तो पेपर्स बनाते हैं, ठीक है, में भी आप इसका यूज। अब है डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज इन द सेंस कि जैसे कि आफ्टर सेव, मतलब कि सब वो है ना एक, हाँ, तो उस हो गया नेचुरल डिओड्रेंट, जो आप नेचुरल डिओड्रेंट करते हो उसके लिए यूज कर सकते हो। और क्या हो गया, ओकेजनली इन पिकलिंग फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि जैसे कि अचार वगैरह बनाते हो ना, अचार में क्या होता है, अचार बहुत दिन तक चलता है, कैसे चलता है, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, है ना, यही कह रहा है कि ये ओकेजनली पिकलिंग फूड, मतलब कि या तो पिकलिंग जो अचार बनाते हैं उसमें डाल सकते हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए लंबे टाइम, या कोई भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का काम ये था। कोई किसी को कंफ्यूजन, हाँ, पोटास एलम, हाँ सॉरी, पोटास एलम में कोई कंफ्यूजन, जिंक सल्फेट में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक, अब खत्म हो गया। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिक्स, लास्ट यूनिट।